24 नवंबर 1971 की आफ्टरनून को एक मिडिल एज्ड इंसान एक ब्रीफकेस लेकर एंटर करता है पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंड खरीदता है एक वन वे टिकट टू सियाटल वॉशिंगटन। वो इंसान अपना नाम बताता है डैन कूपर एंड कुछ ही देर बाद वो इंसान अलोंग विद 36 अदर पैसेंजर्स एंड 6 क्रू मेंबर्स बोर्ड कर लेता है नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 305। जैसे ही वो फ्लाइट बोर्ड करता है वो राइट साइड ऑफ द कैबिन में लास्ट रो में जाकर मिडिल सीट पे बैठ जाता है। इसके बाद वो एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और एक सिगरेट स्मोक करता है। अब जैसे ही फ्लाइट डिपार्चर के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई होती है, कूपर साइड में मुड़ के एक फ्लाइट अटेंडेंट जिनका नाम होता है फ्लोरेंस शैफनर, उनको एक एनवेलप दे देता है। उस एनवेलप के अंदर एक हैंड रिटन नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि डैन कूपर के पास एक बॉम्ब है। इसके बाद शैफनर कूपर के बगल में बैठ जाती हैं एंड कूपर अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है कि उसमें 8 स्टिक्स ऑफ डायनामाइट है। डैन कूपर के डिमांड्स बहुत सिंपल होते हैं। कूपर डिमांड करता है $200,000, 4 पैराशूट एंड एक फ्यूल टैंकर जो रेडी हो प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए जब वो सियाटल में लैंड करेंगे। एंड अगर ये लोग इन डिमांड्स को पूरा नहीं करते हैं, कूपर बोलते हैं कि वो इस प्लेन को इन डायनामाइट से उड़ा देंगे। इसके बाद शैफनर चली जाती हैं फ्लाइट क्रू को ये बताने के लिए एंड इस टाइम में टीना मकलो नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट कूपर के बगल में आकर बैठ जाती हैं एंड फ्लाइट के पीछे वाले टेलीफोन को यूज करके टीना मकलो बन जाती हैं इंटरमीडियरी बिटवीन डैन कूपर एंड जो पूरा फ्लाइट क्रू था। अब अगले 1.5 घंटे तक वो फ्लाइट सियाटल एयरपोर्ट के ऊपर ही घूम रही होती है जब तक लोकल और फेडरल अथॉरिटीज उस रैंसम को प्रोक्योर नहीं कर लेती हैं अलॉन्ग विद 4 पैराशूट्स। 10,000 $20 के नोट्स कलेक्ट किए जाते हैं एक लोकल बैंक से, वाइल जो 4 पैराशूट्स होते हैं वो एक नियर बाय स्काई डाइविंग स्कूल से कलेक्ट किए जाते हैं। अब टाइम हो रहा था 5:45 विच इज 2 घंटे बाद जो शेड्यूल्ड टाइम था अराइवल का इस फ्लाइट का इन सियाटल। वो फ्लाइट सियाटल में लैंड करती है। इस टाइम तक सनसेट हो चुका था एंड उस फ्लाइट को एक रिमोट लोकेशन पर ले जाया जाता है उस एयरपोर्ट पे। जैसे ही फ्लाइट रुकती है, टीना मकलो बाहर निकलकर वो रैंसम और वो 4 पैराशूट्स ले लेती हैं एंड अंदर चली जाती हैं फ्लाइट के। एंड इसके एक्सचेंज में डैन कूपर सारे पैसेंजर्स एंड 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को नीचे उतरने देते हैं फ्लाइट से। बहुत सारे पैसेंजर्स को यही नहीं पता होता है कि फ्लाइट हाईजैक हुई है। अब सिर्फ डैन कूपर के साथ 4 फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं उस फ्लाइट पे एंड डैन कूपर टीना मकलो को बता देते हैं कि वो पायलट को बोल दे कि उनको मेक्सिको सिटी जाना है। डैन कूपर ने यह भी बोला होता है कि जो लैंडिंग गियर होगा वो नीचे रहेगा, फ्लैप्स जो होंगे वो 15 डिग्रीज पे होंगे एंड उनको फ्लाई करना है 10,000 फीट पे। इसके साथ साथ फ्लाइट की लाइट्स ऑफ होनी चाहिए एंड जो पीछे एक स्टेयरकेस होता है एयरक्राफ्ट के वो पूरे टाइम एक्सटेंडेड एंड खुला होना चाहिए। कूपर की 2 डिमांड्स सेटिस्फाई नहीं हो सकती थी। पहली ये थी कि जिस कॉन्फ़िगरेशन पे वो चाहते थे मेक्सिको सिटी तक जाना वो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए आफ्टर हैवी डिस्कशन उन्होंने डिसाइड किया कि वो रीनो नेवाडा में रुकेंगे फॉर रिफ्यूलिंग। एंड दूसरी कंडीशन ये थी कि जो पीछे वाला स्टेयरकेस है उसको एक्सटेंड करके वो लोग टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो कूपर ने डिमांड किया कि टीना मकलो उनके साथ रहेंगी एंड जब फ्लाइट हवा में होगी तो टीना मकलो उनको सिखाएंगी कि ये स्टेयरकेस कैसे खुलता है। एंड ये सारी चीजें 2 घंटे तक होने के बाद 7:36 PM पे वो फ्लाइट वापस टेक ऑफ करती है। फ्लाइट को टेक ऑफ किए सिर्फ 5 मिनट हुए थे एंड कूपर डिमांड करते हैं कि टीना मकलो कॉकपिट में चले जाएं एंड उसके बाद उन्हें डिस्टर्ब ना करें। जब आखिरी बार टीना मकलो ने कूपर को देखा था वो आइल पे खड़े थे एंड ऐसा लग रहा था कि वो जंप करने वाले हैं। मकलो कॉकपिट में चली गई, अपना डोर लॉक कर लिया एंड 3 घंटे बाद वो फ्लाइट 305 लैंड करती है रीनो में। इसके बाद जब फ्लाइट लैंड करके रुक जाती है उस एयरपोर्ट पे, जो पूरा क्रू होता है वो पीछे जाता है डैन कूपर को ढूंढने, लेकिन उनको ना डैन कूपर मिलते हैं ना बॉम्ब्स मिलते हैं। जो पीछे वाला स्टेयरकेस होता है वो एक्सटेंड हुआ होता है एंड लैंडिंग के टाइम डैमेज हो गया होता है। एंड ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज की तरफ पॉइंट कर रही थी कि डैन कूपर उस अंधेरी रात में उस फ्लाइट से कूदकर कहीं गायब हो गया। अब जैसे ही सबको पता चल गया कि फ्लाइट लैंड कर चुकी है एंड डैन कूपर उस पे नहीं है, FBI एजेंट्स एंड पुलिस उस फ्लाइट के अराउंड आ गए एंड अंदर घुसकर वो बहुत डिसअपॉइंट हुए क्योंकि वहां पर फिजिकल एविडेंस ज्यादा था ही नहीं। एक ब्लैक क्लिप ऑन अ टाई, 8 सिगरेट बट्स,
एंड 4 में से 2 पैराशूट्स के अलावा कूपर ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा था। इसका मतलब यह था कि जो रैंसम था एंड जो ब्रीफकेस था विद डायनामाइट्स, वो लेकर कूपर गायब हो गया था। हाईजैकिंग की रात कंडक्ट किए इंटरव्यूज में पैसेंजर्स और क्रू ने बताया कि डैन कूपर वॉज अ वाइट मेल विद ब्राउन आईज एंड ब्लैक हेयर। कूपर ऐसा लग रहा था कि वो मिड 40s में होगा एंड उसने एक डार्क ट्रेंच कोट, एक डार्क सूट, एक वाइट शर्ट, एक ब्लैक टाई और डार्क शूज पहने थे एंड बोर्डिंग के थोड़ी देर बाद ही उसने ब्लैक सनग्लासेस पहन लिए थे। इसके बेसिस पे FBI ने बहुत सारे स्केचेस बना लिए, लेकिन इस मैन हंट पे जाने से पहले FBI को यह फिगर आउट करना जरूरी था कि डैन कूपर एक्चुअली कूदा कहां पे। लेकिन इस चीज का पता लगाना इतना आसान नहीं था क्योंकि किसी भी क्रू मेंबर ने कूपर को जंप करते हुए नहीं देखा था एंड इसके अलावा 2 फाइटर जेट्स और थे जो इनको एस्कॉर्ट कर रहे थे एंड उन्होंने भी डैन कूपर को कूदते हुए नहीं देखा। लेकिन ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि रात का समय था। लेकिन फ्लाइट क्रू ने एक और चीज की थी, विच वॉज एट 8:05 PM उन्होंने डैन कूपर को कॉल किया था एंड पूछा था कि उनको कोई असिस्टेंस चाहिए कि नहीं एंड डैन कूपर ने मना कर दिया था। एंड इस कॉन्वर्सेशन के अराउंड 10 मिनट बाद ही उन्होंने ये बताया कि उनको वाइब्रेशंस फील हो रहे थे एयरप्लेन में एंड उस टाइम पे क्रू को लगा कि ये वाइब्रेशन कूपर के जंप करने की वजह से आया होगा एंड जब इस वाइब्रेशन को वापस चेक किया गया एक सिमुलेशन के द्वारा तो उनका शक सही निकला। अब ये चीज हमें ये तो बता देती है कि डैन कूपर कूदा कब था, लेकिन कहां कूदा था ये अभी भी जानना बाकी था। अब कूपर जब इतना स्पेसिफिक था अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लाइट, कूपर ने कभी ये नहीं बताया था कि रूट कौन सा लेना है एंड कूपर इतना इंपेशेंट हो गया था रीफ्यूलिंग के टाइम सियाटल में कि जब पायलट ने उससे रूट के लिए पूछा था तो कूपर ने बस बोला था लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। इस वजह से जो पायलट था उन्होंने एक रूट चूज किया विक्टर 23 एंड इस विक्टर 23 के पाथ को जब एनालाइज किया गया विद द टाइम जब कूपर कूदा था तो ये पता चला कि पोर्टलैंड से 40 किलोमीटर आगे कहीं डैन कूपर कूदा होगा एंड विद इन 6 आवर्स FBI एक पर्टिकुलर एरिया को मार्क कर चुकी थी सर्च करने के लिए एंड वहां पर वो हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन्स से सर्च करने लग गए। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये था कि इवन दो उनको पता है कि कूपर किस एरिया में कूदा होगा, एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना वो लोकेशन जहां पे कूपर लैंड किया होगा वो बहुत ही डिफिकल्ट था एंड पिन पॉइंट करना इसलिए हार्ड हो गया था क्योंकि वो एरिया एक माउंटेन रीजन में था जहां पे एक डेंस फॉरेस्ट था एंड इस टेरेन के अलावा लो टेम्परेचर्स एंड बेकार वेदर की वजह से भी बहुत मुश्किल हो रहा था ये सर्च। अथॉरिटीज के बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी डीबी कूपर का कोई नामो निशान ही नहीं था। अर्ली दिसंबर तक कोई ट्रेस ना मिलने की वजह से FBI ने अपना सारा फोकस डाला उस 200,000 के रैंसम पे। जो $200,000 दिए गए थे डीबी कूपर को वो दिए गए थे सियाटल फर्स्ट नेशनल बैंक से, जिसके पास एक $250,000 का रैंसम पैकेज होता है जिसको रैंसम के लिए रखा गया होता है एंड इस वजह से जो $10,020 के नोट्स डीबी कूपर को दिए गए थे वो सारे डॉक्यूमेंटेड थे एंड इन नोट्स की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और पब्लिक में जारी कर दिए गए क्योंकि जो इसका इंटेंशन था वो ये था कि डीबी कूपर के लिए इन पैसों को खर्च करना मुश्किल से मुश्किल कर दिया जाए एंड नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस और कुछ न्यूज़पेपर्स ने इस पे एक रिवॉर्ड दे दिया कि जो भी ये $20 का नोट लेकर आएगा जो डीबी कूपर के सीरियल नंबर से मैच करता हो उसको हम रिवॉर्ड करेंगे। लेकिन इन सारे एफर्ट्स के बाद भी कभी किसी को कोई नोट नहीं मिला अंटिल 10 साल बाद। अर्ली 1980 में एक लड़का बाय द नेम ऑफ ब्रायन इंग्रम एक कैंप फायर बना रहा था सदर्न वॉशिंगटन के एक छोटे से बीच पर। इंग्रम उस सैंड को खोद रहा था एंड अचानक से उसको 3 बंडल्स ऑफ कैश मिलते हैं विच इक्वल टू $5,880 एंड क्योंकि इंग्रम के पेरेंट्स ने इस हाईजैकिंग के बारे में सुना था वो FBI के पास इन डिग्रेडेड नोट्स को लेकर चले गए। इन नोट्स को अच्छे से एग्जामिन किया गया एंड ये सीरियल नंबर्स डीबी कूपर को दिए गए रैंसम से मैच कर गए
एंड सब जब खुश हो गए थे कि फाइनली कोई एविडेंस मिल गया, उनको ये रियलाइज हुआ कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ये पैसा इतना दूर आ गया फ्रॉम द ड्रॉप लोकेशन जो FBI ने मार्क की थी 10 साल पहले। अब जब इस चीज को पास से देखा गया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डीबी कूपर ने कुछ पैसे गिरा दिए होंगे एंड वो पैसे लुइस रिवर के थ्रू कोलंबिया रिवर में आए होंगे एंड वो कोलंबिया रिवर के थ्रू वो आ गए होंगे टीना बार पे, जो ये स्मॉल बीच था। लेकिन इस सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोलंबिया रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो ये पैसे इस तरफ कैसे आए। इस डिस्कवरी के बाद FBI को ये लगा कि शायद जो ड्रॉप लोकेशन उन्होंने पहले सेट किया था उसको उन्हें रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब फ्लाइट पाथ को थोड़ा और आगे एक्सटेंड किया जाए तो वो आता है वशुगल रिवर के ऊपर एंड वशुगल रिवर से नीचे टीना बार तक पैसे आना पॉसिबल नहीं था। अब अगर फ्लाइट पाथ थोड़ा वेस्ट की साइड होती तो शायद वहां पर पैसे आ सकते थे, लेकिन नेचुरल एक्सप्लेनेशंस इस केस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे थे। एंड कैसे 3 इंडिपेंडेंट बंडल्स ऑफ कैश सेम जगह पे सेम बीच पर आकर डिपॉजिट हो गए। उस टाइम पे 1974 में टीना बार पे एक सेडिमेंट ऑपरेशन किया गया था एंड जो बंडल ऑफ कैश वहां पे मिला वो सेडिमेंट के ऊपर था, विच मीन्स वो कैश जो है वो 1974 के बाद टीना बार पे आया है। लेकिन एनालिसिस के बाद ये पता चला कि जिस सेडिमेंट के ऊपर वो कैश था वो सेडिमेंट एक नेचुरल क्ले सेडिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो सेडिमेंट ऑपरेशन किया गया था टीना बार पे वो थोड़ा दूर था फ्रॉम वेयर द मनी वॉज फाउंड। एंड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स इवन मोर, जो बंडल कैश का मिला था इंग्रम को उसमें रबर बैंड स्टिल इंटैक्ट थी। एंड ये एक सरप्राइजिंग चीज इसलिए थी क्योंकि 2009 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला था कि ये ब्रांड ऑफ रबर बैंड एक्सपोजर फ्रॉम ओपन एयर और वाटर नहीं विथस्टैंड कर सकता 1 साल से ज्यादा। एंड अगर इन बंडल्स को किसी प्रोटेक्टिव चीज से कवर करके रखा गया हो तो ये शायद हाईजैकिंग के 1 साल के अंदर ही टीना बार में बैरी किया गया होगा। एंड इस सब में जो सबसे सही एक्सप्लेनेशन लग रही थी वो ये थी कि कूपर या किसी और ने टीना बार पर वो पैसा बरी किया था। क्या कूपर ने इस पैसे को खुद दफनाया था या किसी और ने कूपर की बॉडी मिलने पे ये पैसा उधर दफनाया था? एंड अगर ये पैसा नेचुरल चीजों की वजह से वहां पहुंचा है तो इन्वेस्टिगेटर्स को आज तक नहीं समझ आया कि क्यों। इट फील्स लाइक ये एक मिस्ट्री है इनसाइड अनदर मिस्ट्री। जब ये पैसे टीना बार पे मिले थे उसके बाद से वशुगल रिवर वाले एरिया पे एंड टीना बार वाले एरिया पे बहुत सारे एक्सटेंसिव सर्चेस किए गए हैं, लेकिन टू दिस डेट आज तक वहां से एक भी और नोट नहीं मिला है। स्टार्टिंग से बहुत लोगों का यह मानना है कि डीबी कूपर ने अपना वो जंप सरवाइव नहीं किया होगा। अब कभी कोई हार्ड एविडेंस नहीं मिला कि डीबी कूपर ने अपना जंप सरवाइव नहीं किया होगा, लेकिन ये पॉसिबल तो जरूर था। अब जब डीबी कूपर ने जंप किया था प्लेन से, उस टाइम पे प्लेन 315 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था एंड 10,000 के ऑल्टीट्यूड पे चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस रात एक रेन स्टॉर्म आ रखा था। जो विंड चल रही थी वो इतनी ज्यादा वायलेंट थी कि जो स्टेयरकेस है उस पे एक प्लकार्ड लगा हुआ था वो भी आधा फट के निकल गया था। एंड प्लेन के नीचे जो ग्राउंड था वो ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे डेंस क्लाउड्स थे, जिसकी वजह से ये तो पक्का है कि कूपर को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा एंड उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो एग्जैक्टली कहां पर कूद रहा है। एंड इवन अगर कूपर को ग्राउंड दिख रहा होगा एंड उसने डिसाइड किया होगा कि उसे कहां कूदना है, तब भी जो पैराशूट उसने यूज किया था वो नॉन स्टीयरेबल था, मतलब कि उसको वो अपने हिसाब से स्टीयर नहीं कर सकता था। अगर हम ये कहते हैं कि कूपर को पैराशूट्स के बारे में समझ नहीं थी तो वो शायद गलत होगा, क्योंकि कूपर ने 2 प्राइमरी एंड 2 रिजर्व पैराशूट्स मंगाए थे मिलिट्री से, विच लेड FBI टू बिलीव कि कूपर अपने साथ हॉस्टेजेस लेने वाला है। FBI ने सोचा था कि वो गलत पैराशूट दे दे, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी भी हॉस्टेज की जान खतरे में नहीं डालेंगे। लेकिन इसी अफरा तफरी में गलती से उन्होंने डैन कूपर को एक डमी पैराशूट दे दिया था। एक नॉन फंक्शनल डमी पैराशूट यूज होता है फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, लेकिन शायद कूपर ने वो नोटिस नहीं किया था
क्योंकि जो 4 में से 2 पैराशूट्स बचे थे वहां पर, उसमें वो डमी पैराशूट नहीं था। इसका मतलब कूपर अपने साथ वो डमी पैराशूट लेके कूदा था। एंड सिर्फ ये नहीं, कूपर ने जो प्राइमरी पैराशूट यूज किया था वो एक ओल्डर वर्जन ऑफ द पैराशूट था, एंड वो थोड़ा पुराना भी था दूसरे प्राइमरी पैराशूट से। एंड इसीलिए कूपर ने दोनों केसेस में, प्राइमरी एंड रिजर्व, दोनों में सबसे गलत डिसीजन लिए पैराशूट सिलेक्शन में। लेकिन ये सारी चीजें शायद गलत प्रूव हो जाएं अगर तुम दूसरे रिजर्व शूट को देखो जो वहां पर कूपर छोड़ के गया था। तो बेसिकली जो वहां पे रिजर्व पैराशूट छूटा हुआ था, उसको सबसे पहले कूपर ने यूज करने का ट्राई किया एज अ वे टू सिक्योर द मनी। एंड जो स्ट्रिंग्स अटैच थे उस पैराशूट से, उनको काट कर वो उसको रोल कर रहा था अराउंड द मनी। लेकिन शायद वो सक्सेसफुल नहीं हुआ उस चीज में, तो उसने डमी पैराशूट को यूज किया होगा एज अ वे टू सिक्योर द मनी, एंड उसे लेकर कूद गया होगा विद द प्राइमरी पैराशूट जो उसने यूज किया होगा। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि कूपर को पैराशूट्स की समझ थी, ये कैसे प्रूव होता है? वो ये है कि जो प्राइमरी शूट कूपर ने पीछे छोड़ा वो एक सिविलियन लग्जरी पैराशूट था, एंड जो पुराना वाला प्राइमरी पैराशूट था जो कूपर ने यूज किया वो एक मिलिट्री बैकपैक पैराशूट था, विच लीड्स अस टू बिलीव कि शायद टीबी कूपर ने पैरामिलिट्री ट्रेनिंग पहले कर रखी थी, जिस वजह से उसने मिलिट्री वाले पैराशूट को यूज किया, क्योंकि उससे वो सबसे ज्यादा फेमिलियर था। एंड एक और चीज जो पॉइंट करती है कि कूपर के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस था, वो ये थी कि तुम्हें याद होगा कि फ्लाइट सियाटल एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल कर रही थी। तब कूपर ने ये मेंशन किया था कि मकॉर्ड एयरबेस यहां से सिर्फ 20 मिनट्स दूर है, एंड उस टाइम के हिसाब से वो एक बहुत एक्यूरेट नॉलेज थी। इसके साथ साथ कूपर के लिंक शायद CIA से भी थे, क्योंकि जो फ्लाइट उसने चूज की थी हाईजैक करने के लिए वो थी एक बोइंग 727, एंड वो फ्लाइट बोइंग 727 यूज करती थी CIA टू ड्रॉप एजेंट्स एंड सप्लाईज ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। एंड द रीजन कि वो क्यों यूज करते थे इस बोइंग 727 को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि उसके पीछे एक स्टेयरवे थी। अब ये इंफॉर्मेशन कूपर को खुद से आई या उसने CIA से सीखा, ये हम नहीं कंफर्म कर सकते। जब टीना मकलो बात कर रही थी DP कूपर से, तो DB कूपर ने बोला था, आई डोंट हैव अ ग्रज अगेंस्ट योर एयरलाइंस, इट्स बिकॉज आई ओनली हैव अ ग्रज। एंड उसने क्लैरिफाई किया आगे कि नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 305 राइट प्लेस पे राइट टाइम थी इसलिए। एंड इसके बावजूद कूपर केम प्रिपेयर्ड। उसे एविएशन के बारे में काफी पता था, उसे लोकल टेरेन पता था, उसको एक लो प्रोफाइल रखनी आती थी ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। उसने अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए अपनी आईज को कवर किया था सनग्लासेस से, एंड उसने कोई भी एविडेंस पीछे नहीं छोड़ा। अलॉन्ग विद दिस उसने 4 पैराशूट्स इसलिए मंगाए थे ताकि वो सबको गुमराह कर सके कि वो हॉस्टेज लेने वाला है। इसके साथ साथ वो इतना क्लेवर था कि उसने जो स्टार्टिंग में शैफनर को नोट दिया था वो भी वापस ले लिया था। अपार्ट फ्रॉम द नेम जो उसने अपने एयर टिकट पे लिखा था, उसके अलावा कोई सैंपल नहीं है डैन कूपर की हैंडराइटिंग का। लेकिन अपनी इतनी प्लानिंग के बावजूद भी शायद उसने प्लान ढंग से किया नहीं था, क्योंकि उसने कोई रूट नहीं बताया जाने का, एंड इवन उसने लास्ट मिनट में अपना डेस्टिनेशन भी चेंज कर लिया रीफ्यूलिंग के लिए। एंड इसके अलावा भी वो मांग सकता था अ पेयर ऑफ बूट्स, एक हेलमेट, एक जंप सूट, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। एंड जब उसको अपना $200,000 वाला रैंसम मिल गया था, वो उनसे लार्जर डिनोमिनेशंस मांग सकता था ताकि वो उस पैसे को आसानी से कैरी कर पाए। एंड इवन दो अगर उसने अपना जंप सरवाइव भी कर लिया था, उसको एक डेंस जंगल के थ्रू, एक स्नो कवर्ड जंगल के थ्रू अपने लोफर्स में और उस रेनी रात में ट्रैवल करना था। एंड इन सारी चीजों को अगर तुम ध्यान से देखो तो मोर देन अ प्लानिंग, ये कूपर का एक लीप ऑफ फेथ ही था। एंड इसके अलावा कभी भी अथॉरिटीज को एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट नहीं आई जो इस स्केच को मैच कर सके। एंड ये सजेस्ट करता है कि शायद कूपर ने सरवाइव कर लिया होगा वो जंप। इसके अलावा और भी हाईजैकर्स ने ऐसी टाइप की हाईजैकिंग की है, इवन तो वो पकड़े गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जंप्स सरवाइव किए थे। एंड वो 3 बंडल्स ऑफ कैश कैसे टीना बार पे आए, वो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ही हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें बिना कोई एविडेंस के सिर्फ अजम्पशंस ही हैं। बाय द टाइम प्रेस को पता चला इस हाईजैकिंग के बारे में, FBI ने ऑलरेडी बहुत सारे सस्पेक्ट्स को
इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उनके बीच में पोर्टलैंड में एक इंसान था जिसका नाम था डी.बी. कूपर। इस सस्पेक्ट को बहुत जल्दी एलिमिनेट कर दिया गया था सस्पेक्ट लिस्ट से, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने इस नाम को पकड़ के रख लिया एंड उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स में छापना शुरू कर दिया डी.बी. कूपर इंस्टेड ऑफ डैन कूपर। एंड इसके बाद से तुम, मैं और बाकी सब लोग इसे डी.बी. कूपर बोलने लगे। एंड भले ही डैन कूपर एक सूडो नेम होगा, लेकिन इसी नाम की एक कॉमिक, एक फ्रेंच कॉमिक एग्जिस्ट करती है। इस कॉमिक का मेन कैरेक्टर इज अ कैनेडियन पायलट बाय द नेम डैन कूपर। एंड ये कॉमिक अमेरिका में 1971 से पहले तो बिल्कुल नहीं आई थी एंड ना ही वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी, लेकिन ये कॉमिक कनाडा में अवेलेबल थी, जहां पर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन काफी है। इवन दो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की इंग्लिश में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, डी.बी. कूपर, जिसका कोई एक्सेंट समझ नहीं आया, शायद से एक बायलिंगुअल कैनेडियन हो सकता था। एंड ये वाला आर्ग्यूमेंट सपोर्ट होता है बाय समथिंग जो कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को बोला था, क्योंकि जब फ्लाइट के कैप्टन ने कूपर की डिमांड्स बताई थी अथॉरिटीज को, उन्होंने एक टर्म यूज किया था, नेगोशिएबल अमेरिकन करेंसी। अब कोई भी अमेरिकन डॉलर्स या बिल्स यूज करेगा रादर देन नेगोशिएबल अमेरिकन करेंसी, तो शायद से कूपर अमेरिकन नहीं था। लेकिन हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि ये एक डायरेक्ट कोट था कूपर से या पैराफ्रेजिंग थी, क्योंकि जो नोट्स मिले थे फ्लाइट क्रू के जब वो डिमांड्स लिख रहे थे कूपर के, उसमें उन्होंने लिखा था नेगोशिएबल करेंसी। लेकिन जब हाईजैकिंग के बाद इंटरव्यूज हुए उनके, तो उन्होंने बताया कि कूपर ने यूज किया था $200,000 इन कैश एंड सर्कुलेटेड यूएस करेंसी। तो कूपर शायद अमेरिकन था, शायद उसने अपना सूडो नेम लिया था डैन कूपर कॉमिक्स से, जस्ट लाइक वो शायद अमेरिकन था एंड शायद उसने कहीं और से अपना नाम लिया था। नियरली 50 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं इस हाईजैकिंग को हुए एंड इस बीच हजारों सस्पेक्ट्स को FBI ने क्वेश्चन किया है। अब इन सब को कवर करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कुछ सस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ एक सस्पेक्ट बने थे 1978 में एंड उनके काफी सिमिलैरिटीज थे डी.बी. कूपर से। वो एक डेकोरेटेड आर्मी ट्रूपर थे एंड एक हेलीकॉप्टर पायलट भी थे। उनके पास एक्सपीरियंस था एक्सप्लोजिव्स का, उनका एक एक्सटेंसिव क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उनके एक अंकल थे बाय द नेम जॉन कूपर, जो एक एविड स्काई डाइवर थे। रैक्स्ट्रॉ को आर्मी से एक्सपेल किया गया था जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर द हाईजैकिंग एंड शायद ये चीज एक मोटिव हो सकती है, क्योंकि हाईजैकर ने बोला था he had a grudge। एंड जब भी उन्हें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट्स ने कन्फ्रंट किया है, उन्होंने कभी एक्सेप्ट या डिनाई नहीं किया कि वो डी.बी. कूपर नहीं है। लेकिन रैक्स्ट्रॉ की लाइट कलर्ड आइज थी, जबकि डी.बी. कूपर की ब्राउन आइज थी। एंड रैक्स्ट्रॉ हाईजैकिंग के टाइम 28 ईयर्स ओल्ड थे, जबकि फ्लाइट क्रू ने जो स्केच बनवाया था एंड जैसा बताया था, वो इंसान अपने मिड 40s में था। केनेथ क्रिस्टेंसन फर्स्ट टाइम सस्पेक्ट बने थे 2003 में, जब उनके भाई ने नोटिस किया कि उनके बीच में और डी.बी. कूपर के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज थी। क्रिस्टेंसन ने ब्रीफली सर्व किया था एज अ पैराट्रूपर इन द मिलिट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। 1953 से उन्होंने नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के लिए एज अ मैकेनिक एंड एज अ फ्लाइट अटेंडेंट वर्क किया था। हाईजैकिंग के टाइम पे ये 45 ईयर्स ओल्ड थे। ये लेफ्ट हैंडेड थे, जो शायद डी.बी. कूपर हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपना जो टाई का पिन था वो लेफ्ट हैंड से लगाया था। एंड 1994 में मरने से जस्ट पहले उन्होंने अपने भाई को ये बोला था कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन शायद मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1994 उनकी फैमिली ने डिस्कवर किया कि उनके अकाउंट में ओवर $200,000 थे। एंड इसके ऊपर फ्लोरेंस शैफनर ने बोला कि डी.बी. कूपर और क्रिस्टेंसन के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बट ऑन द अदर हैंड क्रिस्टेंसन और कूपर के फिजिकल रिजेम्बलेंस मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि डी.बी. कूपर थोड़ा और छोटा था एंड थोड़ा और लाइटर था। एंड शैफनर ने जैसा बोला था कि काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस है इन दोनों के बीच, लेकिन डी.बी. कूपर के बाल थोड़े ज्यादा थे क्रिस्टेंसन से। एंड वो जो 200,000 के ऊपर डॉलर्स मिले थे उनके बैंक अकाउंट में, वो उनके लैंड्स को भी सेल करके वो अपने अकाउंट में छोड़ सकते थे। रिचर्ड मकॉय एक सस्पेक्ट बने थे 1972 में, जब उन्होंने एक बोइंग 727 को हाईजैक किया था एंड एक स्टेयरकेस के थ्रू गायब हो गए थे। एंड क्योंकि इतना ओवरलैप है इन दोनों की स्टोरीज के बीच में, इस वजह से लोगों ने सोचा कि शायद मकॉय
ही डीबी कूपर है। मकॉय ने एक फेक नाम यूज किया, एक फेक हैंड ग्रेनेड यूज किया डराने के लिए फ्लाइट क्रू को। मकॉय ने अपने डिमांड्स हैंड रिटन नोट्स के थ्रू भेजे थे एंड दोनों मकॉय और डीबी कूपर ने एक फ्रेज यूज किया था, नो फनी स्टफ। मकॉय ने डिमांड किया था $500,000 एंड 4 पैराशूट्स एंड मकॉय भी गायब हुए उसी सिमिलर टाइप ऑफ स्टेयरकेस से जैसे डीबी कूपर हुआ था। एंड इन सारी सिमिलैरिटीज के अलावा भी मकॉय ने वियतनाम वॉर में यूएस को सर्व किया था एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट हेलीकॉप्टर पायलट। मकॉय ने अपनी जंप सर्वाइव कर ली थी एंड अथॉरिटीज से 2 पूरे दिन तक वो बचे रहे थे अंटिल गेटिंग कॉट एंड 45 years ऑफ प्रिजन उनको दे दिया गया था बाय द अथॉरिटीज। 1974 में उनकी डेथ से पहले मकॉय ने ना एक्सेप्ट ना डिनाई किया कि वो डीबी कूपर हैं। इसके साथ साथ मकॉय एक एविड रिक्रिएशनल स्काई डाइवर थे एंड वो प्रिपेयर होके आए थे विद जंप सूट एंड हेलमेट ड्यूरिंग द हाईजैकिंग। मकॉय ने एक स्पेसिफिक बात बताया था हाईजैकिंग के टाइम पे जो डीबी कूपर ने नहीं किया था। मकॉय ने फेक हैंड ग्रेनेड के साथ साथ एक गन भी यूज की थी फ्लाइट क्रू को थ्रेटन करने के लिए। मकॉय ने रिट्रीव नहीं किया था वन ऑफ द हैंड रिटन नोट्स जो उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट को दिया था एंड उसके अलावा वो 29 इयर्स के थे जब ये डीबी कूपर वाली हाईजैकिंग हुई थी। ऑल्सो तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ये बोला कि मकॉय कूपर नहीं है एंड भले ही इनके बीच में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, मकॉय एक कॉपी कैट भी हो सकता है जिसने डीबी कूपर के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। इसके बाद 2016 में FBI ने इस केस को क्लोज कर दिया एंड डीबी कूपर की मिस्ट्री उसी की तरह गायब हो गई अंटिल 2024। 25 नवंबर 2024 रिचर्ड मकॉय जूनियर के एक कनेक्टेड फैमिली के घर पे एक पैराशूट मिला एंड वो पैराशूट वही पैराशूट है जो नियरली 50 साल पहले डीबी कूपर ने अपनी हाईजैकिंग में यूज किया था।